उस टाइम में ऑडिशंस देने जाते थे और प्रोडक्शन में भटकते थे, तो यार ये भी ट्राई करके देखते हैं हम। ऐसे ही एक दिन घूमते फिरते राष्ट्रीय प्रोडक्शंस गए। नवाज को कौन पहचानता था उस टाइम, जब वो टॉप पे पहुंचे तो उन्होंने अपनी पूरी बताई चीजें कि भाई मैंने इतनी मशक्कत की, 17-18 साल दिए इंडस्ट्री को। आपके फ्यूचर में क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं? और मेरी अभी एक फिल्म आनी है, ओ माय गॉड 2। अच्छा, अक्षय कुमार जी, पंकज त्रिपाठी जी के साथ, जिसमें एक मैं कॉप का किरदार निभा रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, लेट्स डीकोड के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो एक बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्होंने प्रेम रतन धन पायो, सेक्रेड गेम्स और कई बड़ी फिल्म्स में काम किया है। आप बहुत सारी एड फिल्म्स भी कर चुके हैं और कई बड़े बॉलीवुड के कलाकारों के साथ कई एड कमर्शियल्स भी कर चुके हैं। तो मिलाता हूं मैं आपको मिस्टर क्षितिज पवार से। सर कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप सुनिए। बहुत बढ़िया सर। तो सर सबसे पहले इस पॉडकास्ट की शुरुआत में मैं समझना चाहूँगा आपसे कि आपकी एक्टिंग की शुरुआत आप थोड़ा सा बता पाएँ हमको। शुरुआत ऐसा बोल सकते हैं कि एक आपके अंदर एक छोटा कीड़ा होता है, हाँ, जो मचलता रहता है कुछ क्रिएटिविटी के लिए। सही। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एक्टिंग का नहीं था, मैंने एजुकेशन के में एमसीएम किया था इंदौर से, खालसा कॉलेज से। अच्छा। उसके बाद मेरा कॉलेज के कौन से ईयर की बात होगी ये? 2002। तो मेरा कॉलेज कैंपस सिलेक्शन हुआ था हिंदुस्तान कोका-कोला लिमिटेड में। अच्छा। मैंने साल भर किया काम और फिर ये लगने लगा कि यार हमारा जीवन क्या सिस्टम के सामने, कंप्यूटर के सामने ही बैठ के निकल जाएगा। हाँ हाँ। क्योंकि कल्चरल एक्टिविटीज़ में काफ़ी जुड़ा था मैं कॉलेज टाइम से, तो लगता था कि यार कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहिए। बट क्रिएटिविटी की डेफिनेशन उस वक्त नहीं पता थी कि यार आप सब बोलते थे कि यार बहुत क्रिएटिव लड़का, बहुत क्रिएटिव लड़का, पर मुझे ये समझ में आता कि यार इतनी सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज होता है क्रिएटिविटी से, तो उसकी क्या प्रॉपर डेफिनेशन है। तो उसी के चलते मैंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन की। अच्छा। और इस चीज़ के कुछ गुर सीखे, प्रोडक्शन का आइडिया लिया। ये मुंबई में आपने ज्वाइन करी? नहीं, इंदौर में। इंदौर में ही ज्वाइन कर। अच्छा। तो कुछ साल एडवर्टाइजिंग एजेंसी में रहने के बाद क्लाइंट सर्विसिंग का भी नॉलेज लिया। अच्छा। वो किया। फिर मैं मूव ऑन हुआ मुंबई में। अच्छा। मुंबई में मैंने सोचा था कि यार प्रोडक्शन से रिलेटेड ही कुछ काम करूंगा, बट हालात ऐसे बने कि लोगों उस टाइम में ऑडिशंस देने जाते थे और प्रोडक्शन में भटकते थे, तो यार ये भी ट्राई करके देखते हैं हम। ऐसे ही एक दिन घूमते फिरते राष्ट्रीय प्रोडक्शंस गया मैं। अच्छा। वहाँ पे ऑडिशंस चल रहे थे। तो एक रावण का किरदार था, उसके लिए मैंने ऑडिशन दिए, क्योंकि अंदर से लगता था कि रावण जैसी पर्सनालिटी है तो वो ऑडिशन दिया। सही। बट दूसरे कैरेक्टर के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। 1 महीने बाद कॉल आया कि बहुत, मैं अपने आप को लकी भी समझता हूँ कि मुंबई जैसे महानगर में इतनी कंपटीशन के रहते मुझे मुंबई में मतलब 1 महीने के अंदर ही काम मिल गया। अच्छा, मतलब इजी था ये आपको लगता है? हाँ, देखा जाए तो अभी से अगर कंपैरिजन करें उस चीज़ को, तो मुझे थोड़ा सा इजी रहा। अच्छा। कि मशक्कत शुरुआती दौर में अदरवाइज काफ़ी चप्पलें घिसनी पड़ जाती है प्रोडक्शन हाउस के एड्रेस ढूंढने में। सही बात। और मुझे 1 महीने में इतनी बड़ी फिल्म मिल गई, प्रेम रतन धन पायो, सलमान भाई के साथ काम करने को मिला, तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की। जब पहली फिल्म आपकी प्रेम रतन धन पायो? प्रेम रतन धन पायो, वहीं से आपकी शुरुआत हुई? हाँ, एक्टिंग जर्नी? उसके पहले कुछ छोटे मोटे सीरियल्स भी कर चुका था मैं। अच्छा। मैं बोलूँगी, मैं एक छोटा सा किरदार निभाया था मैंने। तो पर बड़ा प्रोजेक्ट मेरा प्रेम रतन धन पायो ही था। अच्छा, मतलब आप सलमान खान से भी मिले होंगे? 1.5 महीने साथ में काम किया। अच्छा। तो मैं एक मेरे मन में सवाल आ रहा है कि जब अपन ये बड़े एक्टर्स और जो बड़े नाम हैं इंडस्ट्री में, आपको क्या लगता है उनमें क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनकी वजह से वो आज उनका इतना ओहदा है? सबकी क्वालिटी सेम नहीं हो सकती, सबसे बड़ी बात ये है। सब अलग अलग किरदारों के लिए अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग उनका प्लस पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि सलमान भाई का तो अपने आप में एक बना हुआ है क्रेज, और किसी जैसे नवाज भाई को एक्टिंग बेस्ड है पूरा। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि अलग प्रोजेक्ट्स में सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं। अच्छा।
अच्छा, ये जो आपने क्या एज होगी आपकी जब प्रेम रतन धन पायो कर रहे थे मेरी आप? 37 ईयर थी उस वक्त। अच्छा, आपकी शादी हो गई थी उस टाइम? हाँ, मेरी शादी हो चुकी थी उस टाइम, मेरी बच्ची भी थी, बालिका भी थी। अच्छा, मतलब आपको लगता है आपने लेट स्टार्ट किया या हाँ, ऐसा कुछ? बिल्कुल लगता है। हाँ। क्योंकि मेरा कोई प्री प्लान नहीं था कि इस इंडस्ट्री में जाना है, बट ये था कि यार मन में न रह जाए चीज, मतलब एक जिद थी। हाँ, regret ना रहे life regret में, ना रहे end में। कि यार ये मैंने अपने आप को मौका नहीं दिया। तो उसके रहते मैं इस उम्र में भी निकला, 37 की एज में से घर से निकला हूँ मैं। अच्छा। और घर वालों का काफी अच्छा सपोर्ट रहा। अदरवाइज टांग खींचने वाले सबसे पहले घर वाले ही होते हैं। बिल्कुल। पर मेरी कंडीशन में ऐसा नहीं था, प्रॉपर मुझे घर से रिस्पॉन्ड मिला, वाइफ का, पापा मम्मी का। तो आज इस मुकाम पे पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप मुंबई में भी बहुत टाइम के लिए रहे होंगे आप, तो मुंबई का क्या माहौल रहता है? आप थोड़ा उसके बारे में बताइए, आपके पर्सपेक्टिव से बताइए। एक्टर का जब मुंबई जाता है तो क्या परेशानियां आती है उसको? सबसे बड़ी परेशानी जो मैंने नोटिस की है, और अभी के दौर में, अभी क्या है कि टेक्निक्स ज़्यादा आ चुकी है, व्हाट्सअप आ चुका है, आपको अपडेट सारी व्हाट्सएप पे मिल जाती है। इजी हो, कम्युनिकेशन इजी हो गया है। कम्युनिकेशन काफ़ी इजी हो गया है। जब मैं मूव ऑन हुआ था मुंबई में, तो हमको यही आइडिया लगता था कि भाई आपको जाना कहाँ है, आपकी मंजिल तो दूर की बात है, सही बात। आपका रास्ता कौन सा है यही मालूम करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता था। पूछ के जाना होता था कि भाई प्रोडक्शन हाउसेस कहाँ है, वहाँ पे प्रोसेस क्या है, ऑडिशन की क्या प्रोसेस है, ये कुछ आइडिया होता नहीं था। तो ये अनुभव सिर्फ भटक ही आया है वहाँ पे। और उस टाइम तो ऐसा था कि एक तरीके से जैसे नौकरी ढूंढने के लिए घूमा जाता, उस टाइम वैसा भटकना होता था। आपकी प्रोफाइल लेके, आपके फोटोग्राफ्स लेके, वो लेके जाना होता था। पर वो अच्छा। देखते देखते पूरी टेक्निक चेंज हो गई। आजकल तो सब ऑनलाइन, सब चीज ऑनलाइन ही होने लगा। डिजिटली ये फोटोज डाल सारे डिजिटल फोटोग्राफ से ही आपका काम हो रहा है, ऑनलाइन ऑडिशंस हो रहे हैं। कोविड की वजह से भी काफ़ी प्रोसेस चेंज हो गई, अब सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया। सही बात। अच्छा, इसमें आप मेरे को एक बात याद आ गई कि मेरा एक दोस्त है, जैसे आप इस इंडस्ट्री से हैं तो इसमें काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई है, जैसे कि म्यूज़िक इंडस्ट्री भी माने हम। तो एक मेरा फ्रेंड है, तो उसको लिरिसिस्ट बनना है, जो लिखते हैं गीत। तो उसमें उसका मन था वो चीज़ करने का, तो उसको कोई उसका फ्रेंड मिला, या जो भी उसके फ्रेंड का कोई फ्रेंड मिला, तो उन्होंने उसको बोला कि भाई मुझे 10,000 15,000 रुपये दे, मेरे वहाँ पे कनेक्शंस हैं और मैं तुझे वहाँ पे काम दिलवाऊंगा, तेरा इंटरव्यू दिलवाऊंगा, एटलीस्ट उसने ये उसको बताया। लेकिन एट दी एंड उसको कुछ रिजल्ट्स मिला नहीं हो। अच्छा, इस पे आपका क्या टेक है? मतलब ये चीज़ें कहाँ तक सही होती है? ये देखो, अगर आप में टैलेंट है तो आपको मंच तो किसी न किसी रूप में आपको मिल ही जाएगा। तो इस चीज़ में ना पड़े कि भाई मैं पैसे दे दूंगा थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा। जब आप कंपटीशन में उतरते हो तो आपको अनुभव होना बहुत ज़रूरी है, और ये भी कटु अनुभव हुई। अगर आपने पैसे दे दिए और नहीं हुआ तो इससे भी आपको सीखने को ही मिलेगा, तो आप अगली बार ये काम नहीं करोगे। सही है। तो आप लगे रहोगे, जिद पे अड़े रहोगे, तो आपको मुकाम मिलना ही मिलना है। तो इससे फिर क्यों पढ़ना है यार कि मैं पैसा देके थोड़ा सा अपना टाइम बचा लूंगा। ऐसा आप कहाँ बिजी हो कि आप इतना टाइम नहीं दे सकते। अगर आप में टैलेंट है तो बिल्कुल सही बात। तो फिर तो उतर ही जाओ ना, फिर क्या टेंशन है। अच्छा, तो ये इसमें कंपटीशन है, वैसे इस फील्ड में कितना कंपटीशन है आपको क्या लगता है? देखिए, कंपटीशन तो हर फील्ड में, वो तो मानते हैं। कोई सी फील्ड ऐसी नहीं है। पर ये है कि इस फिल्म इंडस्ट्री कंपटीशन दिखती है ना, ये सबको मतलब मालूम होता है कि यार कौन कितना। और ये कब मिलती, जब आपको मुकाम मालूम पड़ जाता है। तो उसके बारे में जब सोशल मीडिया पे जैसे आता है कि भैया इस व्यक्ति ने इतना काम किया है। सही है। नवाज को कौन पहचानता था उस टाइम, जब वो टॉप पे पहुंचे तो उन्होंने अपनी पूरी बताई चीजें कि भाई मैंने इतनी मशक्कत की, 17-18 साल दिए इंडस्ट्री को, तब जाके मुकाम हासिल हुआ। अच्छा, एक्टिंग ऐसा प्रोफेशन है ना कि कोई भी हो, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर, वो भी एक बार चाहता है कि मैं एक बड़े पर्दे पे दिखूं या कहीं टीवी शो में दिखूं। तो मतलब ऐसा करियर है कि हर कोई चाहता है कि मैं इसमें कुछ ना कुछ तो करूं। वो चकाचौंध ज्यादा दिखती है, तो हर किसी की इच्छा होती है कि यार इस जगह में होता तो क्या होता। तो हर किसी के अंदर वो बोला ना कि वो कीड़ा होता है, जो कीड़ा बाहर आ गया वो एक्टर हो गया। सही बात। तो आपने तो बोला आपके लिए तो इजी था पहली फिल्म पाना, वो जो आप... नहीं, इजी नहीं था। हाँ, स्ट्रगल हुई है, स्ट्रगल, बट एक रास्ता थोड़ा सा जल्दी दिख गया मुझे। मतलब वो मुझे आसान लगा कि यार गाइडेंस प्रॉपर मिल गया कि पहली बार ही बड़ा प्रोडक्शन मिल गया मुझे, तो उससे आपको अनुभवी लोग आपको मिले,
तो वही एक्सपीरियंस। अच्छा, वो आपने एड एजेंसी ज्वाइन करी, उससे भी कुछ उससे भी फायदा हुआ होगा ना? एक प्रोसीजर प्रॉपर मालूम पड़ जाता है कि इसके डिपार्टमेंट्स क्या क्या होते हैं, तो उससे गाइड लगता है। अच्छा ऐसा। अच्छा, कोई जैसे नया कोई एस्पायरिंग एक्टर हो जिसको इसमें इस इंडस्ट्री में आना हो, तो वो स्टार्टिंग कैसे कर सकते? जैसे आपने वो एड एजेंसी के साथ, ऐसे कुछ ट्रिक्स हैं जिससे इसमें घुस सकते हो? ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा। उससे आपका तलफ़ुज़ बढ़िया हो जाता है, आपकी वोकैब प्रॉपर हो जाती है, आपको दर्शकों के बीच आपको आइडिया लग जाता है, आपको उसी टाइम रिस्पॉन्स मिल जाता है। आपकी एक्टिंग कैसी है सामने वाला दर्शक आपको बता देता है। ये चीज़ थिएटर में प्लस पॉइंट आपको देती है। सही बात। तो अपने आप का एक ग्रूमिंग के लिए मेरे ख्याल से थिएटर भी ज़रूरी है। थिएटर चूँकि इंदौर से भी 3-4 साल थिएटर किया मैंने। जॉब के साथ ही मैं करता था, थोड़ा सा टाइम निकाल के करता था, क्योंकि बस वही एक इच्छा थी कि इसका भी आइडिया हो, तो एक वो भी मेरे लिए प्लस पॉइंट था। तो थिएटर मेरे ख्याल से वो ज़रूरी है आपकी शुरुआती दौर पे। सही। अच्छा, इसमें इस इंडस्ट्री में ना बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मतलब इसमें पेमेंट का, मैं उसके ऊपर आना चाहूँगा कि जब एड फिल्म्स हम कोई करते हैं या कोई फिल्म करते हैं, तो आपका पे आउट किस तरीके से रहता है? वो डे वाइज रहता है या आर्ली को चार्ज करते हैं आप, या फिर कोई प्रोजेक्ट के बेसिस पे मिलता है? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जनरली ये प्रोजेक्ट बेसिस ही होता है। अगर अच्छा। फिल्म होती है या वेब सीरीज होती है, आप लंबे टाइम के लिए इसमें अगर इन्वॉल्वमेंट है आपका, तो एक प्रोजेक्ट बेसिस हो जाता है कि भैया इतना आपको ये होगा। आपका जैसे कुछ छोटा उसमें योगदान हो रहा है आपका, या वन डे टू डे टाइप का कुछ हो रहा है, कम रोल है। पर डे बेसिस आपको तय हो जाता है। अच्छा। एड चूंकि ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन में ही कंप्लीट हो जाता है। हो जाता अगर वो टीवीसी होता है, जो टेलीविजन के लिए ऐड होता है, वो अप्रॉक्स 30 सेकंड या 60 सेकंड्स की होता है, 1 मिनट की होता है, तो उसका शूट 1 या 2 दिन में हो जाता है। तो उसमें डे वाला तो कोई मतलब नहीं, बात तो वही हुई कि 1 दिन में हो रहा है, तो प्रोजेक्ट बेसिस ही हो जाता है। और टीवी शोज में भी आपने काम किया है, सीरियल्स में? सीरियस भी कर चुका, तो उसमें भी अगर आपका वन डे टू डे है तो वही पर डे हो जाता है, अदरवाइज आपका एक फिक्स अमाउंट हो जाता है। सही है। और एक अभी बात, जो बॉलीवुड को बॉयकॉट करने वाली जो चीज़ अभी चल रही है, और साउथ इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बूम कर रही है अभी, तो आपको क्या लगता है बॉलीवुड में ऐसे कुछ है खामियां जो उनको सुधारनी चाहिए? कुछ आपको? मैं तो ये बोलूँगा कि यार, खामियां कौन सी इंडस्ट्री में नहीं होती। सही बात। खामियां एक जो हम आम इंसान हैं, आप भी अपने अपने आप को एकदम परफेक्ट नहीं बोल सकते। खामी आप में भी होगी, सब आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है, सामने वाले के नज़रिए पे डिपेंड करता है। तो हाँ, जब बड़ी चीज़ें हो जाती है तो अपने आप उसमें खामियां नज़र आने लगती है। और जो इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री हो तो ऑलमोस्ट टॉप इंडस्ट्री में ही आती है। वर्ल्ड में भी हमारा इंडियन इंडस्ट्री का काफ़ी नाम, काफ़ी नाम है। तो खामियां तो खैर दिखेगी लोगों को। अभी ऑस्कर में मिला है RRR। साउथ में भी आपने काम किया है वैसे? हाँ, कुछ मैं साउथ की मूवी भी कर चुका हूँ। अच्छा। ऐड कर चुका हूँ, 3 ऐड साउथ की कर चुका हूँ, जिसमें एक रिसेंट काजल अग्रवाल के साथ कोलगेट का ऐड। अच्छा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहूँगा कि आपको, आपकी पूरी जर्नी में क्या क्या आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स आए आपकी लाइफ में कि तब आपको कुछ प्रॉब्लम आई हो कुछ आपकी जर्नी में? वही जिस सब बोलते कि यार इस इंडस्ट्री में गॉड फादर होना चाहिए, मेरा कोई गॉड फादर नहीं था। और सबसे बड़ी बात, कुछ आइडिया नहीं था इंडस्ट्री के बारे में। और जैसे मैंने बताया कि उस टाइम टेक्निक्स भी इतनी, टेक्निकल इश्यूज से भी हम लोग ग्रसित थे कि यार आइडिया नहीं था कि यार कैसे क्या जाए, कहाँ से कैसे ढूंढे। अब चूँकि व्हाट्सएप वगैरह सब आ गया, सारे गूगल भी आदमी सब कुछ सर्च कर चुका है, तो एक तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी। दूसरा, इंदौर से थे तो कई बार ऐसा लगता था कि यार लैंग्वेज की भी कुछ थोड़ी इंदौरी टोन है, हमारा प्रोनाउंसिएशन वैसा नहीं होता जैसा वहाँ का होता है। पर वहाँ पे ये चीज़ प्लस पॉइंट भी नहीं थी। अच्छा। जब वहाँ गए तो मालूम पड़ा कि वहाँ तो और भी कुछ, जैसे यूपी बिहार से भी हैं, तो उनका तो एक अलग ही बोलने का अंदाज है, अलग ही तो उनके कंपैरिजन में इंदौर की वो अच्छी थी, हमारी फिर भी ठीक थी। फिर भी ठीक थी। तो ये 2-3 चीज़ें, इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी। बाकी धीरे धीरे सब वो कवर हो ही जाता। अच्छा, कोविड में क्या आपको अंतर दिखाई दिया, उससे पहले उसके बाद में? कोविड में भी देखा जाए तो
वही नज़रिए का फ़र्क था। काम लगभग बंद हो चुका था जब 2019 मार्च के आसपास हाँ। हुआ था कि शूट्स बंद हो गई थी, बिल्कुल प्रोटोकॉल एकदम चेंज हो गया था। और चूंकि कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे थे वो भी बंद हो गए। तब जब 19 का एंड हुआ था और लॉकडाउन खुल गया था, तब भी इंडस्ट्री का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस टाइम बबल शूट्स स्टार्ट हुए। बबल शूट इन द सेंस, ये क्या होता है? बबल शूट मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में रह के अच्छा, शूट करना, मतलब एक छोटी जगह में। कम क्रू के साथ, अच्छा अच्छा अच्छा। कम रिसोर्सेज के साथ ये शूट हुआ। और फिर धीरे धीरे वो रिकवर हुआ जब, तो फिर नॉर्मल हो गई वापस। पर ये कोविड के टाइम में एक ये अच्छी चीज़ हुई हम लोग के साथ कि जो ऑडिशन देने की प्रोसेस होती थी, प्रोडक्शन हाउस जाना पड़ता था, वहाँ पे काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, सभी को ऑडिशन एक एक करके ऑडिशन देने होते थे। वो चीज़ अब फिल्टर्ड हो गई थी, आपको स्क्रिप्ट आ जाती है और कोविड के बाद आपको घर पे रह के ऑडिशन आपको बना के भेज देना होता था। वहीं से आपको शॉर्ट लिस्ट हो जाता था। फिर अगर आप सिलेक्शन हो गए तो फिर शूट्स के लिए बुलाते हैं। तो वो जो प्रोसीजर कोविड में स्टार्ट हुआ था वो अभी भी चल रहा है, तो एक फ़ायदा भी हो गया उस चीज़ का। सही। तो मतलब आपके पास कास्टिंग के ग्रुप्स बने हुए हैं, आप कहाँ भेजते हैं ये? होता है कि आपका प्रोफाइल जब भेजा जाता है किसी कास्टिंग वाले को, तो वो उनकी भी कम्युनिटी है, उनकी भी एक तो community आपका प्रोफाइल कहीं ना कहीं घूमता ही रहता है। तो अच्छा। आपकी सारी चीजें वो भी मतलब ढूंढते होंगे हाँ, ऐसे कैरेक्टर्स को? सही है। जैसे कि एक्टर खुद काम ढूंढता है, वैसे कास्टिंग डायरेक्टर भी एक्टर्स को ढूंढते ही हैं, तो उनके पास भी डेटा रहता ही है। तो बस ये है कि अभी आपको स्क्रिप्ट आ जाती है, आपको ऑनलाइन बना के भेजना होता है ऑडिशन, फिर आपका शॉर्ट लिस्ट होगी, फिर सिलेक्शन में प्रोसेस होता है। और जैसे इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ अपग्रेड्स करने होते होंगे, मतलब आप क्या करते हैं आपको काम मिलता रहे? क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना कि कोई जॉब तो है नहीं कि आपको मतलब मंथली पे हो रहा है सैलरी, आपको इसमें कुछ स्ट्रगल्स तो आते ही रहते होंगे ना? तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात है पेशेंस। अच्छा। अगर आप में पेशेंस होगा तो आप इस फील्ड में टिके रह सकते हो। अच्छा। क्योंकि ये तो एक तरीके से बोला जाए कि रोज फसल काटो रोज खाओ वाला सीन हो गया है। तो मेरे मुंबई जाने के बाद यहाँ के भी थिएटर के काफ़ी बंदे मेरे पास आए, 30-40 लोग, मतलब 7-8 साल में 30-40 बंदे मेरे पास आके मुंबई आ चुके हैं कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। मैंने कोशिश भी की इनको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए, बट वही मैंने बोला कि चकाचौंध थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। जब इंदौर जैसी सिटी से और बड़ी सिटी में जाता है आदमी, तो एक लगता है कि यार ये अपन बहुत अच्छी जगह आ गए, तो डगमगा भी जाते हैं थोड़े से, स्ट्रेस भी आ जाता है, उनको उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा लगी रहती है। तो बस ये कि वो चकाचौंध में कई बार भूल जाते हैं कि यार अपन कहाँ आए, कंपटीशन तगड़ी है, आपको ध्यान देके करना है कुछ चीज़ें, तो बस वो पेशेंस रहता नहीं और रिजल्ट की जल्दी रहती है। तो फिर फेलियर का एक दिमाग में आ ही जाता है, फिर छोड़ के वापस आते हैं, फिर बदनाम होती फिल्म इंडस्ट्री। सही। तो बस ये कि पेशेंस अगर आप में रहेगा तो आप प्रॉपर टिक सकते हो, और अपने ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे तो बिल्कुल मिलना ही, रिजल्ट तो मिलना ही। अच्छा, आपने अभी इंदौर की बात करी, इंदौर क्या लगता है आपको, इंदौर बेहतर है मुंबई से, या किस मायने में आपको लगता है? यार आपकी सिटी है तो बट ऑब्वियस आप कितनी बड़ी भी सिटी में चले जाओगे, आपको अपना शहर ही पसंद आता है। तो हाँ, वैसे तो कंपैरिजन नहीं करूँगा मैं, बट फिर भी मुझे अगर चुनना हो तो मैं इंदौर ही चुनूंगा। बट हाँ, जो मेरा फील्ड है उसके लिए इंदौर मुझे छोड़ना पड़ा, ये मन में एक टीज भी रहती है, पर फिर भी इंदौर को दिल में लेके हम मुंबई में काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने सीक्रेट गेम्स वेब सीरीज़ में भी काम किया और बहुत सारी वेब सीरीज़ में काम किया आपने, तो वेब सीरीज़ में काम करना बॉलीवुड फिल्म से किस तरीके से अलग है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस वेब सीरीज का एक जो भी OTT प्लेटफॉर्म आया है उसका एक देखा जाए तो एक्टर्स के लिए फायदा हुआ है, क्योंकि फिल्म में एक बड़े स्तर पे बनाई जाती है, और OTT का देखा जाए तो छोटे स्तर पे भी काम हो रहा है। तो उसमें कई नए कलाकारों को भी मौका मिल जाता है जो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं घुस पाए, उस पर एंट्री नहीं हो पाई, उनकी वेब सीरीज एक पायदान का काम, एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो वो भी कुछ महीने में अच्छी ही एक मिलता है आपको
मौका मिल जाता है उसके अच्छा through। अच्छा, इस वेब सीरीज की वजह से क्या वो जो इंडस्ट्री, जो मुंबई एक हब बन गया था कि सारी जो, जैसे किसी को भी एक्टर बनना होता था वो पहले मुंबई जाता था, लेकिन आजकल वेब सीरीज बहुत सारी जगह बनने लगी है, एक मतलब रीजनल फिल्म्स भी बनने लगी है आजकल, जैसे पंजाबी वेब सीरीज बनने लगी है, कोई हरियाणवी हो गई है। तो वेब सीरीज की वजह से एक वो कल्चर बना है कि बाहर भी ये चीज़ें बनने लगी, कंटेंट बनने लगा है, कंटेंट प्रोड्यूस होता है। देखिए ये कि देखो मैं जैसे बोला कि वो एक उसका कम अमाउंट में भी स्टार्ट कर सकते हैं। कॉस्ट कटिंग के लिए अब रीजनल भी बनने लग गई। आपको ऐसा लगता था उस टाइम कि यार मुंबई में शूट होगी, मुंबई के कलाकार होंगे, तो वो आपका बजट अगर बढ़ रहा है तो अब रीजनल कंटेंट में वो थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है। इंदौर को लेके कभी इंदौर में शूट हुआ तो इंदौर की आर्टिस्ट को उस बार मौका मिल जाता और उनकी भी कॉस्ट कटिंग हो जाती थी। तो वैसे वर्षा ही दोनों का काम हो रहा है, तो इसलिए इसको ज़्यादा वो मिलने लग गया, रिस्पॉन्स मिलने लग गया, और कलाकारों को काम मिलना आसानी से लगता है OTT की वजह से। अच्छा, इसमें ये जो इंडस्ट्री है इसमें आपको एक्टिंग के अलावा, एक्टिंग जैसे आपका प्रोफेशन है, तो इसके अलावा और भी क्या चीज़ें हैं कि कोई नया जिस इसमें इंटरेस्टेड हो इस इंडस्ट्री में, और क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं इस इंडस्ट्री के जहाँ पे आप काम कर सकते हैं? देखिए जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो काफ़ी अवसर मिल सकते हैं। जैसे कास्टिंग हो गया, बहुत से लोग को उस टाइम पता नहीं था कि कास्टिंग भी एक चीज़ होती क्या है। राइटिंग हो गई, अगर आप में राइटिंग स्किल्स है तो इसमें आप आ सकते हो। आप अच्छे सिंगर हो तो इसमें आप कुछ कर सकते हो। एडिटिंग हो गया, एनिमेशन हो गया, VFX हो गया, मतलब जो जो पढ़ाया जाता है आजकल कॉलेजेस में वो तक आजकल इस इंडस्ट्री में सारा कुछ आ गया है। तो काफ़ी ऐसे आपको मिल सकते हैं अवसर अगर आप इसमें थोड़ा इसकी स्टडी करें। तो काफ़ी वास्ट इंडस्ट्री है, तो बहुत सारे अवसर मिल सकते हैं। और एस्पायरिंग जो एक्टर्स हैं उनको आप क्या मतलब एडवाइस देना चाहेंगे? यार सबसे बड़ी बात स्व आकलन होना चाहिए आप में। अच्छा, ये तो आप बहुत जल्दी मान लेते हैं कि यार मैं अच्छा दिखता हूँ, मुझे अब इंडस्ट्री में जाना चाहिए, और यहीं तक उनकी सीमित हो जाती है। अगर ये सोच के मैं सोचता तो मैं तो शायद इस इंडस्ट्री में कभी आई नहीं, आपका एक ओरा है वास्तव में। मैंने जब आपसे मुलाकात करी तो आपका एक अलग ही पर्सनालिटी है। आप वो शायद समय के साथ बन गया हो आपके साथ, लेकिन जब आपसे मिलते हैं तो एक लगता है कि आपसे एक्टर वाली फीलिंग आती है। तो वही है कि खुद के ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करना होगा। वर्कआउट इन सेंस आपकी सोच को भी लाना होगा कि अगर आप एक अभिनेता बनना चाहते हैं तो आप में वो चीज़ है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी आपको स्वयं के लिए देना होगा। अच्छा। ऐसा नहीं कि भैया आप मूव ऑन हो गए, क्योंकि आदमी बस ये होता है कि यार मैं अच्छा दिखता हूँ, उठ के मुंबई निकल गए, फिर काम नहीं मिला। वहाँ पे कंपटीशन देखो ना आप, बहुत हर कोई ये सोच के आ रहा है कि मैं बेस्ट टू करके पहुँच जाते हैं, और चूंकि खुद के बारे में इतनी वो कर नहीं पाते। तो अगर रेकी करनी तो खुद के बारे में पहले करो कि यार मैं उस लायक हूँ, और नहीं हूँ तो उसको आप यहीं रह के अपने शहर में रह के भी आप उस चीज़ को निखार सकते हैं, फिर आप मूव ऑन हो। अच्छा। और जैसे मैंने बोला कि स्व आकलन होना चाहिए कि यार मुझ में वो बात है कि नहीं, और कोई आपको बोले इससे अच्छा आप खुद के बारे में पहले मालूम करो। तो ये चीज़ हो जाती है, ईगो क्लैशेस हो जाते हैं आजकल। आप कुछ वर्क कर लेते हैं या कोई प्रोजेक्ट आपको अच्छा मिल जाता है तो दिमाग में बैठ जाता है कि यार मैं तो यार इस स्तर का आ चुका हूँ, तो हाल उनके चाल ढाल पूरी बदल जाती है, ईगो इतना आ जाता है। तो ये चीज़ आप खुद पे वर्कआउट करेंगे तो बिल्कुल आपको मिलना है और अच्छा काम मिलेगा। तो बस यही मतलब टैलेंट होना चाहिए आपके अंदर। टैलेंट बट ऑब्वियस होना ही चाहिए। तो फर्स्ट आपकी किस्मत आपकी बहुत अच्छी हो तो ही बात अलग है कि आपके पास टैलेंट नहीं है, और आपकी किस्मत अच्छी है तो भी आपको मिल रहा है, तो एक अलग बात है, पर टैलेंट तो फर्स्ट वही है। अच्छा, जो एक्टिंग की जब कोई बात करता है तो वो सोचता है कि मैं हीरो बनूं, उसके मन में पहले हीरो वाली फील आती है। तो आपका, जैसे आपने बहुत सारे सपोर्टिंग रोल्स भी करे हैं, तो उसमें क्या मतलब इंसान को उसके बारे में भी सोचना चाहिए, जो नए लोग आ रहे हैं उसको ये सोच भी रखनी चाहिए कि सपोर्टिंग रोल्स भी आजकल बहुत उनका भी एक अलग। सबसे बड़ी बात है कि यार किरदार क्या है उसके बारे में सोच ले तो आदमी की सीमित सोच नहीं हो जाएगी। अगर वो सिर्फ हीरो की बात कर रहा है कि यार मैं हीरो जैसा दिखता हूँ, मैं हीरो बनना चाहता हूँ, तो भी एक ये संकुचित सोच ही होगी उसकी कि यार उसने टॉप पे बिठा के रख लिया है। जो नीचे इतने सारे किरदार हैं वो आप पूरे प्रोसेस करके जाओगे तो भी कोई ऐसा इशू थोड़ी कि आप ट्रैप्ड हो जाओगे, एक किरदार में ट्रैप्ड हो जाओगे। तो
छोटा सा किरदार भी आपको कहाँ पहुंचा सकता है। सही बात। आप यू नेवर नो कि यार कब कौन सा किरदार आपको कहाँ ले जाए। जैसे अभी वो पंचायत वेब सीरीज में विनोद का कैरेक्टर बताइए। बहुत छोटा ही कैरेक्टर था, वही तो। लेकिन काफी पॉपुलर हुआ, काफी मीम्स हर कोई विनोद को पहचानता है आजकल। सही बात। सर मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके फ्यूचर में क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं। और मेरी अभी एक फिल्म आनी है ओ माय गॉड 2। अच्छा। अक्षय कुमार जी, पंकज त्रिपाठी जी के साथ, जिसमें एक मैं कॉप का किरदार निभा रहा हूँ। अच्छा। बहुत जल्द वो रिलीज़ होने वाली है, शायद 3-4 महीने में रिलीज़ हो जाएगी। शर्मन जोशी जी के साथ एक फिल्म आ रही है सब मोह माया है, अनु कपूर जी भी उसमें वो आ रहे हैं। और कुछ कमर्शियल्स मेरे रिलीज़ होने वाले हैं। एक रिसेंट अभी धोनी के साथ एक मेरा आई है, आपको पता होगा, लगभग 60 के आसपास टीवी कमर्शियल्स कर चुका हूँ। अच्छा। बस ये 3-4 प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं। शायद साउथ का एक प्रोजेक्ट भी बहुत जल्दी देखने को मिले। तो सर अब हमारे एपिसोड के लास्ट पार्ट में आना चाहेंगे, जिसमें हम एक छोटा सा रैपिड फायर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको उनके जवाब देना है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ठीक है सर। आपकी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बिगेस्ट इंस्पिरेशन कौन है जिनको आप मानते हैं? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अच्छा। क्योंकि उनके साथ काम भी किया और हाँ। मज़ा भी आया काम करने में। मज़ेदार हैं वो कुछ? जो नीचे से उठ के ऊपर गए हैं तो बहुत इंस्पिरेशनल है मेरे लिए तो वो। सच में। अगर आप एक एक्टर ना होते तो आप क्या करना पसंद करते? शायद कुक होता। अच्छा। हाँ, खाना बनाना, खाना खाना अच्छा बनाते हैं मतलब आप? क्योंकि अब इंदौरी है ना। हाँ। तो जो भी बना है वो अच्छा ही बोलते हैं उसको। सही बात। और बेस्ट एक्टर इन इंडस्ट्री? ऐसे मुझे एक्टिंग वाइज अच्छा लगता है। जैसे हाँ, कुछ acting wise। acting में आमिर खान में मुझे पसंद है। अच्छा। शाहरुख का भी कुछ पार्ट पसंद है। नसीरुद्दीन शाह जी मुझे पसंद है। फारूक शेख मुझे पसंद है। तो एक्टिंग वाइज अलग अलग एक्टिंग का अलग अलग वो हो सकता है, बोल सकते। तो एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं बोल सकता कि ये ही मुझे पसंद है, ऐसा कुछ नहीं। एक एक्टर के हिसाब से अलग अलग लोगों की अलग अलग क्वालिटीज में। अच्छा, ऐसे कौन कौन एक्टर है या कोई एक्ट्रेस है जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, जिनके साथ अभी तक आपने नहीं किया है? इच्छा तो सभी के साथ है मेरी यार। हाँ। फिर भी कोई एक बड़ा नाम जिसके साथ आपको आपकी दिल से इच्छा हो? अमिताभ जी के साथ मेरी इच्छा है। मैं एक ऐड तो कर चुका हूँ उनके साथ, बट प्रॉपर शेयर जो होता है, स्टेज शेयर, स्क्रीन शेयर होती है, तो एक अमिताभ जी के साथ करने की इच्छा है। बिल्कुल। अच्छा, आप ऐसी कोई चीज़ बताइए हमारी ऑडियंस को और आपके फैंस को जिससे उनको कुछ सरप्राइज महसूस हो, एक कोई सीक्रेट हो या कोई ऐसा जो आपने कभी बात शेयर ना करी हो, कोई ऐसा किस्सा हो। या फिर किस्सा तो क्या कि जो आज हम ये कर रहे हैं, इस चीज़ से पहले मैं बड़ा डर लगता था जब इस इंडस्ट्री में अच्छा। आया था। उसके पहले स्टेज शेयर में काफ़ी घबराता था मैं। तो मेरे पापा कई बार मुझे सरप्राइज करते थे, कंपटीशन से मेरा नाम लिखवा के आ जाते थे। और ऑल ऑफ सडन मुझे होता था कि भैया आज आपको जाके स्टेज पे परफॉर्म देनी होती, तो ये पापा सरप्राइज करते। तो स्टेज फियर था मुझे शुरू में, क्योंकि थैंक गॉड इस इंडस्ट्री में आया और वो चीज़ खत्म हुई। आज बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं, अदरवाइज कुछ टाइम पहले अगर लिया जाता तो मैं थर थर काँप रहा होता। हाँ, वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है। सर, आपने कौन सा रोल अभी तक किया है जो आपको लगा कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था ये आपके लिए? ऐसा कोई रोल? देखा जाए तो एक रोल था कुंडली भाग्य सीरियल का। अच्छा। उसमें था किरदार, एक नेगेटिव किरदार था बिल्ला का। अच्छा। जो वो दिल के करीब था, इसलिए चैलेंजिंग मुझे लगता था। बहुत भागदौड़ वाला, बहुत एनर्जी वाला था वो, पर वो बहुत दिल से जुड़ा हुआ किरदार है। और उस टाइम एक टाइम ऐसा था कि मुझे क्षितिज नाम से कम और बिल्ला नाम से ज़्यादा जानने लग गया। अच्छा। तो वो पसंदीदा और चैलेंजिंग दोनों था वो किरदार में। सही। अच्छा, आपका बॉलीवुड इंडस्ट्री में या फिर आपके इंडस्ट्री में सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा था जो आपको यादगार रहा हो कोई? नवाज भाई के साथ काम करना। अच्छा। सेक्रेट गेम्स में तो मैं जैसे बोला, आपको पहले बोला कि बहुत इज वेरी डाउन टू अर्थ। बहुत सारे ऐसे मोमेंट थे उस टाइम, लगा कि यार ये आदमी सुपरस्टार होने के बावजूद इसमें कोई ईगो नहीं है। खैर विवाद में तो हर कोई बचता है कि काफ़ी विवाद हुआ नवाज भाई को लेके, बट मेरे लिए वो इंस्पिरेशनल चीज़ थी कि यार इतने बड़े एक्टर के साथ काम किया। और मतलब कई ऐसे रोज़ ही एक काफ़ी टाइम हमारा काफ़ी लंबा शूट चला था सेक्रेट गेम्स का। और किस्मत ये थी कि उनके गैंग में ही
मैं एक गैंगस्टर बना हुआ था, तो उनके साथ रहने का जो एक अलग अनुभव था वो हमेशा मेमोरेबल रहेगा। सही। चलिए इसी के साथ इस पॉडकास्ट की हम समाप्ति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद क्षितिज सर, बहुत बहुत आपने हमको समय दिया, आपका कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और सभी आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि मैं मेरा प्रमोशन कर नहीं पाता हूँ तो जैसे बताया, पर अब मैं स्टार्ट करूँगा भैया कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें, इनके चैनल को भी, और एक्टर क्षितिज पवार को भी। बिल्कुल बिल्कुल सर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम। और आज हमने डिकोड किया मिस्टर क्षितिज की लाइफ जर्नी को, और इसी तरह के हम पॉडकास्ट आपके साथ लाते रहेंगे। आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, सर कोई भी आपका सवाल हो सर से, या फिर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी तरीके से कुछ काम पाना चाहते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।